नमस्ते, बहुत स्वागत। भारत एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रोहित पोखरियाल, लेकर हाजिर हूं आपका फेवरेट न्यूज डिबेट शो 5 की पड़ताल। आप जानते हैं जैसे जैसे दिन बीत रहे हैं, 6 तारीख जैसे जैसे करीब आ रही है, वैसे ही चुनाव और ज्यादा अग्रेसिव भी होता जा रहा है, इंटरेस्टिंग भी होता जा रहा है। एनडीए और महागठबंधन दोनों का चुनावी प्रचार फुल फ्लो में चल रहा है। तमाम मुद्दे चुनाव प्रचार के दौरान उठ रहे हैं। आरजेडी ने फिर से वादों की पोटली खोल दी है। बिहार चुनाव से पहले तेजस्वी ने वादा किया कि पंचायत प्रतिनिधियों और अन्य ग्राम प्रतिनिधियों का भत्ता दोगुना किया जाएगा। पेंशन और 50 लाख रुपए का बीमा कराने की भी घोषणा की। तेजस्वी यादव ने नाई, बढ़ई, कुम्हार, लोहार जैसे पारंपरिक व्यवसाय से जुड़े कामगारों के लिए 5 लाख रुपए की एक मुश्त आर्थिक सहायता की भी घोषणा की। तो वहीं वक्फ पर फिर से घमासान देखने को मिल रहा है। चुनाव प्रचार के दौरान आरजेडी के एक एमएलसी कारी शोएब ने विवादित बयान दे दिया। इसके साथ ही अब वक्फ कानून का मुद्दा बिहार चुनाव में सामने आ चुका है। आरजेडी एमएलसी कारी शोएब ने कहा कि तेजस्वी यादव अगर सीएम बने तो सारे बिल फाड़ दिए जाएंगे। जाहिर है सियासी घमासान जारी है। इसी पर करेंगे एक सार्थक चर्चा। जुड़ेगा बड़ा पैनल, उससे पहले रिपोर्ट। बिहार में एनडीए और महागठबंधन के बीच तगड़ा सियासी घमासान चल रहा है। एनडीए ने जहां एक बार फिर सत्ता हासिल करने के लिए चुनाव प्रचार में अपनी ताकत झोंकी है, वहीं महागठबंधन भी पूरी तरह से चुनाव प्रचार में जुट गया है। बिहार चुनाव से पहले आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने बड़ा वादा किया है। तेजस्वी यादव ने पंचायत प्रतिनिधियों के मानदेय दोगुना करने का वादा किया, तो पूर्व पंचायत प्रतिनिधियों को पेंशन देने की बात कही है। त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधियों एवं ग्राम कचहरी प्रतिनिधियों का मानदेय भत्ता दुगुना किया जाएगा। हमारी सरकार बनने पर, महागठबंधन की सरकार बनने पर पूर्व पंचायत एवं ग्राम कचहरी प्रतिनिधियों को पेंशन राशि देने की शुरुआत की जाएगी। त्रिस्तरीय पंचायत एवं ग्राम कचहरी प्रतिनिधियों का 50 लाख का बीमा किया जाएगा। वहीं तेजस्वी यादव के वादे पर बीजेपी ने तेजस्वी यादव को घेरा। ये आनंद फानन में घोषणा कर रहे हैं। उनको शायद मालूम नहीं है कि एनडीए के सरकार नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी ने, मैं जिस डिपार्टमेंट को देख रहा हूं, अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण विभाग, जो पूरे बिहार में 10,000 विकास मित्र कार्यरत हैं, 10,000 विकास मित्रों को 15 सितंबर को ही वो 50 लाख की बात कर रहे हैं ना। ये बिहार सरकार नेता नीतीश कुमार जी, दो उप मुख्यमंत्री आदरणीय सम्राट चौधरी जी ने, विजय सिन्हा जी के नेतृत्व में एसबीआई और पीएनबी ने विकास मित्रों को, संबंधित परिवार को भी 1 करोड़ से लेकर 2 करोड़ तक बीमा करा दिया गया है। देखिए, उनके पास 56 इंच की जीभ है और एनडीए के पास 56 इंच का सीना है। अब अपने 56 इंच के जीभ ले जितना तोरा बोले के वह बोलत रहा। आपकी पहचान जंगल राज की है, आपकी पहचान नौकरी के बदले जमीन लेने की है, आपकी पहचान बिहार को लूटने की है। और ये बात दुनिया तो कहती है, ये स्वयं आपके भाई तेज प्रताप भी बता रहे हैं। आज तेज प्रताप के प्रति बिहार की जनता का उस परिवार में ज़्यादा झुकाव है। तो जो आप अपने भाई को तो संभाल नहीं सके, आप बिहार की बात करते हैं। कोई बात नहीं, चुनाव में सबकर अपन अपन बात करे के छूट बाटे, लोग करे। लेकिन अब बिहार को बड़े बड़े पुल, बड़ी बड़ी हाईवे, आईआईएम, एम्स, एयरपोर्ट, 125 यूनिट बिजली फ्री, 75 लाख लोगन के स्वरोजगार योजना, महिला लोगन के 60 लाख से ज़्यादा लोगन के प्रधानमंत्री आवास, लोगन के 10-10 हज़ार रुपया सीएम जीविका, एकरा से आगे के सोचे के बाटे वो एनडीए कर। वहीं दूसरी तरफ बिहार चुनाव में फिर वक्फ कानून का मामला सामने आया, जब आरजेडी के एमएलसी कारी शोएब ने विवादित बयान दिया। कारी शोएब ने कहा कि तेजस्वी यादव अगर सीएम बने तो सारे बिल फाड़ दिए जाएंगे। बहरहाल चुनाव में तमाम मुद्दे उठ रहे हैं। देखना होगा जनता किसके दावे वादों पर एतबार करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। तो आपने देखा, हर एक चीज पर बहुत इंटरेस्टिंग है। एक फैक्टर है एम फैक्टर। जहां एनडीए कह रहा है एम फॉर महिलाएं, तो वहीं एम बाय फैक्टर को लेकर भी लगातार वो अग्रेसिवली अटैक कर ही रहा है। यहां तक कि चिराग पासवान आगे कह रहे हैं कि मेरे पिताजी जब थे
आरजेडी के साथ ही थे जब सरकार बनवा रहे थे 2000 में, तब वो कह रहे थे कोई मुस्लिम सीएम बना दो। इसके लिए उन्होंने पार्टी तक को दांव पे रख दिया था। आज फिर एक बार, यानी अभी फिर से एक बार चिराग पासवान ने कहा कि मुस्लिम को सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक समझ रही है इंडिया ब्लॉक। उनके रिप्रेजेंटेशन का क्या? मेरे साथ कई मेहमान जुड़ने वाले हैं। दो चेहरे मुझे स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। अभिरंजन जी सीनियर जर्नलिस्ट के तौर पर मेरे साथ है। अभिरंजन सर नमस्ते कर रहा हूं आपको। और मेरे साथ मेरे भाई कांग्रेसी प्रवक्ता प्रभात कुमार जी। प्रभात भाई नमस्ते कर रहा हूं। शुरुआत मैं अभिरंजन जी आपसे ही करता हूं। अभिरंजन जी, क्या कुछ चल रहा है? हम तो आंकड़े लगातार मैं देख रहा हूं, कोई बोल रहा है 18 to 20% मुस्लिम पॉपुलेशन है। कुछ लोग मुझे ये भी आंकड़ा बता रहे हैं कि 2020 में अराउंड 88% मुस्लिम वोटर्स ने इंडिया ब्लॉक को चुना था। फिर कुछ लोग मुझे ये भी याद दिला रहे हैं कि इसीलिए तो एनडीए अब खुलकर कह रही है, बीजेपी खुलकर कह रही है, गिरिराज सिंह खुलकर कह रहे हैं कि ये लोग तो हमको वोट ही नहीं देते, हम इनका फायदा भी करें तो भी हमको वोट नहीं देते। और उसके बाद उन्होंने क्या स्पेसिफिक वर्ड यूज किया आप जानते हैं, मैं रिपीट नहीं करूंगा। देखिए रोहित भाई, बिहार में और किसी भी राज्य में मुसलमान जो है एक मुख्य आबादी हैं और उनकी अच्छी खासी संख्या होती है। जो बिहार में जातिगत जनगणना हुई थी उसके मुताबिक उनकी आबादी 17.71% थी, मतलब लगभग 18% आप मान सकते हैं। ये आधिकारिक आंकड़ा है। बोलने को कोई कुछ भी बोलता रहे, उसको 20% बोले, कुछ भी बोले, लेकिन आधिकारिक आंकड़ा जो है वो 18% से कुछ कम है बिहार में। ठीक है। लेकिन बिहार में क्या है कि खास करके सीमांचल के जो 4 जिले हैं, पूर्णिया, अररिया, किशनगंज और कटिहार, ये मुस्लिम बहुल जिले हैं जहां मुसलमानों की आबादी खास करके किशनगंज में, कटिहार में, अररिया में और पूर्णिया में भी कुछ हद तक मुसलमानों की अच्छी खासी आबादी है और वो निर्णायक स्थिति में रहते हैं। अगर वो एकजुट होकर मतदान करें तो वो काफी हद तक निर्णायक स्थिति में आ जाएंगे। ठीक है। तो ये 4 जिले हैं और मिथिलांचल की भी कुछ सीटें हैं, जैसे मान लीजिए कि दरभंगा है, समस्तीपुर में भी थोड़ा बहुत उनका प्रभाव है, उस तरफ भागलपुर में उनका प्रभाव है। तो कई सारे जिले ऐसे हैं जहां की सीटों पर बिहार में मुसलमानों का अच्छा खासा प्रभाव रहता है। ठीक है। और इसीलिए मुस्लिम तुष्टीकरण की जो एक राजनीति समूचे देश में होती है, वो राजनीति कमोबेश जो है बिहार में भी रही है। और इसीलिए मुसलमानों के वोट के लिए चुनाव के समय में आप देखेंगे कि खास चर्चा होती है। जनसुराज पार्टी भी आई तो उसने भी खास चर्चा की और उसने एक तरह से इस बार जो है समझ लिया कि शायद जो 2021 के विधानसभा चुनाव पश्चिम बंगाल को आप याद करें, वहां से जो ट्रेंड शुरू हुआ है भारत के मुसलमानों में, वो किसी भी राज्य में के चुनाव में उस एक पार्टी को या गठबंधन को वोट देते हैं जो भारतीय जनता पार्टी और उसके गठबंधन को पूरी तरह से हराने की क्षमता रखती हो। ठीक है। तो ये पश्चिम बंगाल में हमने इसकी शुरुआत देखी 2021 के विधानसभा चुनाव में, जहां पर कि सीपीएम और कांग्रेस जैसी जो पुरानी और बड़ी पार्टियां वहां की रही हैं, जिसने शासन किया है पश्चिम बंगाल पर लंबे समय तक, उनको भी वोट नहीं दिया और पूरी तरह से एकजुट होकर टीएमसी के पक्ष में मतदान किया। ठीक है। फिर ये जो ट्रेंड था वो हमने कर्नाटक के विधानसभा चुनाव में, उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में, केरल में और भी जिन राज्यों में विधानसभा के चुनाव हुए हैं उन सब जगहों पर हमने कमोबेश ये ट्रेंड देखा है कि मुसलमान जो है एंटी बीजेपी पार्टी या गठबंधन कोई खास रीजन है क्या इसका? होता है कोई अभिरंजन जी, कोई इसका खास रीजन है? क्योंकि खुद एनडीए बीजेपी कहती है सबका साथ सबका विकास, हम तो सबको देते हैं, 3 तलाक का बड़ा दंश था, मुस्लिम महिलाओं को हमने उनके अधिकार दिलाए, ये सारी बड़ी बड़ी बातें कर रही है ना बीजेपी, लेकिन बावजूद उसके क्या ग्राउंड पर इसका कोई माहौल नहीं है, असर नहीं है? नहीं, निश्चित रूप से इसका असर इसलिए नहीं है क्योंकि देखो मुस्लिम समुदाय में जो है ना एक भावनात्मक मुद्दा ज्यादा प्रबल रहता है। जो उनको धर्म को लेकर जो भावनाएं हैं वो भावनाएं ज्यादा प्रबल रहती हैं। ठीक है कि बीजेपी कहती है कि तमाम सरकारी योजनाओं में चाहे वो प्रधानमंत्री आवास योजना हो, चाहे राशन वाली योजना हो या कोई भी बिजली की योजना हो, पानी की योजना हो, सबसे बड़े लाभार्थी जो हैं बिहार ही नहीं पूरे देश में मुस्लिम समुदाय के लोग हैं। राज्यसभा में खड़े होकर जो इनके एक सांसद थे भारतीय जनता पार्टी के, उन्होंने यहां तक कहा था कि सरकारी योजनाओं में 35-40% तक मुसलमानों की हिस्सेदारी है, जबकि उनकी आबादी समूचे देश में आधिकारिक रूप से 14.2% ही है। तो अब इस बात को समझा जा सकता है। तो भारतीय जनता पार्टी ने ये बात जरूर है कि मुसलमानों पर
जितना काम किया है, अगर आंकड़ों के लिहाज से देखेंगे तो भारत की किसी भी दूसरी सरकार ने इतना काम आजादी नहीं के किया। बाद से अब तक उतना काम नहीं किया। ठीक है, सच्चर कमेटी की रिपोर्ट जो 2006 के आसपास आई थी, आप जानते हैं ठीक है। उसमें मुसलमानों की क्या स्थिति थी। जी, लेकिन होता यह है कि भावनात्मक मुद्दों पर जो है मुसलमानों को भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ऐसा माना जाता है कि चोट पहुंचती रहती है। जैसे अभी आपने बिहार के जिन नेताजी का जिक्र किया, उन्होंने एक ऐसे शब्द का प्रयोग कर दिया जो शायद भारतीय जनता पार्टी में भी बड़ी संख्या में लोग मानते हैं कि नहीं किया जाना चाहिए। हाँ। तो अब ये सारी जो चीजें हो जाती हैं, उसके कारण जो है मुसलमान जो है बिदका रहता है भारतीय जनता ठीक पार्टी है। और उसके गठबंधन से। ठीक है वृंदन जी, मैंने आपको अब ओपनिंग इसके देना था, मैंने आपको 4 से 5 राजनीति में मिनट इसके दे फायदे भी दिए। होते हैं, एक ओपनिंग नुकसान में भी प्रभात होते भाई का भी ले हैं। लूं, नुकसान ये हालांकि होता है आपने कि बहुत मुसलमान जो है बहुत बीजेपी स्ट्रॉन्ग का चीजें विरोधी मेरे है। सामने रख दी हैं। आपने सच्चर कमेटी का भी जिक्र कर दिया, सदन का भी जिक्र कर दिया, सारी चीजें आगे मैं वापस आऊंगा आपके पास। मैं प्रभात भाई के पास एक बार हुआ तो एक बार उनका ओपनिंग ले लूं। प्रभात भाई प्लीज आप मुझे बताइए, हम तो ये जान रहे थे राहुल गांधी जी, खैर अभी तो राहुल गांधी जी घूमे, विकास यात्रा निकाली, शानदार रेस्पॉन्स मिला, उसके बाद बहुत सारी चीजें रही, लेकिन कई एक्सपर्ट से मानते हैं कि एक वक्त पर मुस्लिम वोट बैंक आप लोगों पर बड़ा बहुत विश्वास करता था, फिर एकाएक ये शिफ्ट हो गया। हम देख रहे हैं पूरा मुस्लिम बैंक स्वीप हो रहा है, या तो वो जा रहा है आरजेडी की तरफ या AIMIM की तरफ। और AIMIM ने तो अभी पत्र तक लिख दिया था आरजेडी को कि हम 6 सीटें दे दो, हम आपके साथ आ जाएंगे। लेकिन उन्हीं प्रवक्ताओं ने मेरे ही शो में ये कहा कि हम आरजेडी पर विश्वास कर सकते हैं, कांग्रेस पर नहीं। रोहित भाई, सर्वप्रथम आज चूंकि भगवान भुवन भास्कर सूर्य के सबसे बड़े पर्व, महापर्व इसको हम बताते हैं, उसकी औपचारिक शुरुआत वैसे तो कल ही हो गई थी, लेकिन उपवास का जो दौर होता है रोहित भाई आज से शुरू हुआ है। तो मैं सबसे पहले उनको प्रणाम करते हुए और छठ मैया को प्रणाम करते हुए अपने वक्तव्य की शुरुआत करूंगा जी। अभी हमारे मित्र वरिष्ठ पत्रकार कह रहे थे, बहुत सारी बातें थी उसमें, जिससे मैं इत्तेफाक रखता भी हूँ, कुछ बातें ऐसी थी जिससे मैं नहीं रखता हूँ इत्तेफाक, ठीक है, वो अपनी अपनी वैचारिक बातें होती हैं। सर्वप्रथम बात हुई तुष्टीकरण की, तो मैं एक बात स्पष्ट कर दूं, हमारी पार्टी कांग्रेस या हमारा गठबंधन जो इंडिया गठबंधन है, वो तुष्टीकरण की राजनीति नहीं करता। वो राजनीति करता है, वो पैरोकारी करता है संतुष्टीकरण की। अब सामने वाला दल तुष्टीकरण कर रहा है, हम संतुष्टीकरण की बात करते हैं। और ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं जी, अभी अभिनंदन जी ने कहा कि भाजपा के एक सांसद ने हाउस में खड़े होकर के कहा कि हमारी योजनाओं का सबसे ज्यादा लाभ मुस्लिम समुदाय को मिलता है, ठीक है। तो मैं तो एक ही बात कहूंगा अभिनंदन भाई कि संविधान की शपथ लेकर के इस ढंग की भाषा का प्रयोग भारतीय जनता पार्टी से अपेक्षा रखता हूं मैं। एक घटना आपने बताई, वहां तो सदन में गालियां दी गई, प्रधानमंत्री को सोचना चाहिए था इस बात पर, और उसकी पदोन्नति की गई उस व्यक्ति की उस वक्त। वो अलग बात है आगे जाके टिकट उकट कटा क्या हुआ, और ऐसे एक नमूने नहीं है भाजपा में, भरे हुए हैं, नमूनों से भरी हुई फौज है भाजपा की। तो देश के, और मैं क्या ही बोलूं, जो शीर्ष पर बैठे लोग हैं वो शमशान कब्रिस्तान की बात शुरू करते हैं। जो शीर्ष पर बैठे लोग हैं वो कहते हैं कि 80 और 20 बटोगे तो कटोगे, कपड़ों से पहचान। तो उनसे क्या ही अपेक्षा की जा सकती है? भारतीयता तो उनको समझ में आती ही नहीं है, पहली बात। अब आते हैं मूल मुद्दों पर, जो आज हमारा एक इस कार्यक्रम में मैं रखना चाहता हूं अपने तरफ से। पंचायत प्रतिनिधि कौन है? वो ग्राम पंचायत के जो प्रतिनिधि हैं। ग्राम पंचायत हमारे भारतीय लोकतंत्र की नींव है, ये गांधी की परिकल्पना है, उसको साकार आदरणीय राजीव गांधी जी ने किया था, ठीक है। और एक बड़ी अच्छी लाइन आती है मानस की रोहित भाई कि सुर नर मुनि की यही सब रीति, स्वार्थ लागे कर ही सब प्रीति, ठीक है। दो व्यक्ति अपने 24 घंटे समाज की सेवा में, पंचायत की सेवा में लगा रहा है, तो क्या उसका अधिकार नहीं बनता कि उसको उचित उसका भत्ता दिया जाए? मैं नाम नहीं लूंगा, आप समझ सकते हैं इस चीज को। एक एक नेता 4-4 पेंशन उठाएं, लेकिन जो जमीन पर, जमीन के मुद्दों को लेकर के जमीन पे खड़ा रहे, चाहे वो धूप हो, बरसात हो, ठंड हो, उसके लिए ना तो भत्ता, ना पेंशन, ना बीमा। आज आदरणीय तेजस्वी यादव जी ने जब इस बात को रखा तो मैं दिल से गदगद हुआ इस बात को लेकर के। ऐसा नहीं कि मेरी पार्टी से इसीलिए हुआ, सत्य है ये होना चाहिए था, बहुत पहले हो जाना चाहिए था। ये कमियां थी, आज उस कमियों को दूर करने का समय। और अंतिम बात, अभी बिहार चुनाव मतलब मैं तो मानता हूं शुरुआत ही हुई है, क्योंकि अभी तक रोहित भाई वहां हिंदू मुसलमान नहीं हो पाया है। प्रयास कुत्सित है, चल रहा है, लेकिन इनको पता होना चाहिए जो नकली चाणक्य बन के घूम रहे हैं वो चाणक्य की जन्मभूमि है, तपोभूमि है चाणक्य की वो। तो ये सरगंजा होने से चाणक्य थोड़े हो जाता है।
मैंने कई चैनलों पे ये बात कहा है। मतलब चाणक्य बनने के लिए ना ऐसी शिखा रखनी पड़ती है, ऐसी इतनी बड़ी होनी चाहिए कम से कम। अच्छा, ऐसे चाणक्य नहीं बनता आदमी। और जो व्यक्ति बिहार के अंदर गलती से भी हिंदू मुसलमान करने का प्रयास करेगा, मैं रोहित भाई आपके चैनल पर लिख के दे रहा हूं, वो पूरी तरह मुंह की खाएगा। लेकिन प्रभात भाई, मैं ये कह रहा हूं कि तेजस्वी जी तो चलिए, तेजस्वी जी रोज, तेजस्वी आपके गठबंधन के सीएम फेस है, बहुत बढ़िया बात है, लेकिन कांग्रेस का स्टैंड क्या, कांग्रेस की भूमिका क्या है? कांग्रेस कब तक ऐलान करने वाली है, या सिर्फ तेजस्वी करेंगे? कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पे बात हो गई? अब रोहित भाई बड़ा हास्यास्पद लग रहा, आपसे तो ये अपेक्षा नहीं है मुझे। हाँ। आप समझिए, जब हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आदरणीय तेजस्वी यादव जी को मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पर पेश कर दिया, तो एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम होता है रोहित भाई, आपको पता है। तो पहले हमसे वार्तालाप होता है, हमारी अपनी आंतरिक मंत्रणा होती है, तत्पश्चात वो कोई बयान देते हैं। ठीक है। तो अब आप इस बात को, तेजस्वी जी कुछ भी बोल रहे हैं, तो रोहित भाई आपको और बिहार के लोगों को ये समझना चाहिए कि अब कांग्रेस, आरजेडी और वाम दल की बात नहीं है, इंडिया गठबंधन का के चेहरे के तौर पर तेजस्वी जी उस बात को रख रहे हैं। ये हमारी अपनी सोच, अपने मंथन से निकली हुई चीजें हैं। ठीक है। तो अब इसमें आप लेकिन किंतु परंतु मत लगाइए। मैं तो यही चाहता हूँ क्लियर हो जाए चीजें। आप करेंगे, लेकिन मैं ठीक है, मैं आश्वस्त हूँ इस बात से। ठीक है, आप आश्वस्त हैं। मैं एक बार फिर से अभिरंजन जी आपके पास आ गया। अभिरंजन सर, मगर मुझे ये बताइए ना, क्योंकि आज मेरा टॉपिक जो है कि एम फैक्टर, मुस्लिम फैक्टर क्या कुछ डिसाइडिंग तो है बिहार में, इसलिए हर कोई बात करना चाह रहा है उस पर, लेकिन मैं आपसे ही जानना चाहूँगा, जब कई चेहरे ऐसे हैं जो लगातार सोशल मीडिया पर एक्टिव हो गए हैं, वो कह रहे 2% वाले, 4% वाले बनेंगे सीएम, बनेंगे डिप्टी सीएम, 18% वाला बनेगा दरी बिछावन मंत्री। ये इशू तो लंबे वक्त से रहा होगा, इस पर तो लगातार देश में बहस चलती रही है। क्या आपको लगता है, जिस तरह की बातें लगातार चल रही है कि मुसलमानों को एकजुट करने की बातें हर कोई करता है, लेकिन कोई एक बड़ा चेहरा कोई नहीं दे पाया है? नहीं, निश्चित रूप से देखिए, मुसलमानों का इसीलिए कहा जाता है कि तुष्टीकरण करती हैं सभी राजनीतिक पार्टियां, उनका संपुष्टीकरण या उनका सबलीकरण करने पर ध्यान नहीं देती है। 2005 में रामविलास पासवान ने यह मुद्दा उठाया था कि सभी पार्टियां मिलकर किसी मुस्लिम मुख्यमंत्री बनाए बिहार के अंदर, लेकिन तमाम मुस्लिम भक्त और मुस्लिम समर्थक पार्टियां इस बात के लिए तैयार नहीं हुई थी, जिसके बाद वहां पर एक हंग असेंबली जैसी स्थिति थी और 2005 में दोबारा चुनाव कराना पड़ा था नवंबर में, और उसके बाद से ये अक्टूबर नवंबर में चुनाव होते चले आ रहे हैं 5-5 साल पे, आप जानते हैं। मुसलमानों का देखिए क्या है मामला कि अभी मुसलमानों के लिए अपना मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री बनाने से ज्यादा बड़ा मुद्दा मुसलमानों के लिए, मुस्लिम समुदाय के लिए, स्पष्टता से कहूं तो भारतीय जनता पार्टी और उसके गठबंधन को हराना है। और इसीलिए मैं कहता हूं कि मुस्लिम समुदाय पूरी तरह से महागठबंधन के साथ रहेगा। यहाँ तक कि जो असदुद्दीन ओवैसी का गठबंधन बना है, असदुद्दीन ओवैसी ने काफी प्रयास किया इस बार कि हमको कम से कम 6 सीटें तो मिल जाए। ऐसा माना जाता है कि उनको 5 सीटें भी मिल जाती, 4 सीटें भी अगर मिल जाती तो वो महागठबंधन में शामिल हो जाते, लेकिन महागठबंधन ने उनको डोरे नहीं डाले। उसका कारण ही यही रहा क्योंकि महागठबंधन को भी ये पता है कि मुस्लिम समुदाय का पिछले 5 साल से बिहार में क्या ट्रेंड चल रहा है। तो उनको पता है और भरोसा है कि मुस्लिम समुदाय महागठबंधन को छोड़कर कहीं भी इधर उधर नहीं जा सकता, क्योंकि पिछली बार वो असदुद्दीन ओवैसी के साथ सीमांचल में गए थे, 5 विधानसभा सीटें ओवैसी ने जीती थी वहां पर, लेकिन बाद में उन 5 में से 4 जो है इन्हीं महागठबंधन के साथ आ गए थे या और उसके बाद जो है लगातार मुस्लिम समुदाय में ये मंथन चला कि शायद गलत फैसला हो गया और महागठबंधन जो है कुछ सीटों से सरकार बनाने में पीछे भी रहा था। तो इसका एक फैक्टर जो है मुस्लिम वोट विभाजन को भी माना गया। तो इस बार मेरा अपना आकलन ये है कि चूंकि मुस्लिम मतदाता, चाहे राजनीतिक पंडित कुछ भी कहें, राजनीतिक पार्टियां कुछ भी दावे करें, मुस्लिम मतदाता महागठबंधन को एकजुट होकर वोट करेगा और इसको सभी राजनीतिक पार्टियों और गठबंधनों ने बिहार में मान भी लिया। तभी कैसे मान लिया मैं आपको बता दूं। एनडीए ने पिछली बार 11 मुस्लिम कैंडिडेट्स उतारे थे 2020 के विधानसभा चुनाव। ठीक है। इस बार केवल 5 कैंडिडेट उतारे हैं 243 की विधानसभा में। उनमें भी जो 4 कैंडिडेट हैं वो जनता दल यूनाइटेड ने उतारे हैं और एक कैंडिडेट जो है लोजपा रामविलास ने उतारे हैं। भाजपा ने और हमने और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी ने कोई मुस्लिम कैंडिडेट नहीं उतारा है। मतलब आप समझ सकते हैं कि 243 विधानसभा सीटों वाले राज्य में 5 कैंडिडेट
मतलब आप लगभग 2% मात्र उतार रहे हैं। हाँ। तो आप मानकर बैठे हुए हैं कि मुस्लिम मतदाताओं का वोट इस बार हमें नहीं मिलने वाला। इसी तरह जनसुराज पार्टी जो एक बड़ा फैक्टर बनने का दावा कर रही है बिहार के अंदर, हाँ। उसको भी पता है कि मुसलमान हमें वोट नहीं देगा, इसीलिए उसने क्या दांव चला कि भाई महागठबंधन जिन सीटों पर मुस्लिम उम्मीदवार उतारेगा उन सीटों पर जनसुराज पार्टी मुस्लिम उम्मीदवार नहीं उतारेगी। अच्छा। अब महागठबंधन भी इस बात का ख्याल रखे कि जनसुराज ने जिन सीटों पर मुस्लिम उम्मीदवार उतारे हैं वहां पर महागठबंधन मुस्लिम उम्मीदवार नहीं उतारे। तो आप समझ सकते हैं कि जो महागठबंधन के अपोजिशन में दो सबसे ताकतवर पार्टियां और गठबंधन है बिहार के अंदर, उन दोनों ने अघोषित रूप से ये मान लिया है कि मुसलमानों का वोट हमें नहीं मिलने वाला है। और जहां तक ओवैसी का सवाल है, ओवैसी का इस बार उन्होंने महागठबंधन में उनको जगह नहीं मिली। पिछली बार उनके गठबंधन में कुछ ताकतवर पार्टियां थी, जैसे उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी थी ओवैसी के साथ पिछली बार बहुजन समाज पार्टी थी। इस बार उनके साथ जो है गठबंधन तो कथित उन्होंने बनाया है, लेकिन आप जानिए कि उस गठबंधन में कौन सी पार्टियां हैं। चंद्रशेखर आजाद की आजाद समाज पार्टी है, जिसका बिहार में कभी कोई जनाधार नहीं रहा, वो नई पार्टी है, भी पहली बार शायद बिहार में वो चुनाव लड़ रही है। और दूसरी पार्टी कौन सी है? स्वामी प्रसाद मौर्य की, आप समझ लीजिए। स्वामी प्रसाद मौर्य अपने उत्तर प्रदेश में कितने धाकड़ नेता है, उनकी अपना जनता पार्टी है। तो ये AIMIM ने आजाद समाज पार्टी और अपना जनता पार्टी, इन दो पार्टियों के साथ, और अगर कोई छुटभैया छोटी पार्टियां होगी तो मुझे नहीं, और वैसे भी असदुद्दीन ओवैसी तो खुद खुलकर कह के आए हैं, मैं तो लैला हूं, मैं तो चुनावों की लैला हूं, सब मेरे मजनू है। बिहार चुनाव में कौन उनका मजनू बन रहा है देखते हैं। लेकिन मुझे स्क्रीन पे मनीष भाई भी नजर आ रहे हैं। मनीष पांडे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। मनीष भाई नमस्ते कर रहा हूं आपको। लेकिन मनीष भाई मैं आपसे जानना चाह रहा हूं, हम तो काफी देर से चर्चा कर रहे हैं, लगभग 18% के आसपास टोटल ओवरऑल मुस्लिम पॉपुलेशन इन बिहार। 2020 में अराउंड 88% वोट सीधा गया इंडिया ब्लॉक के पास। क्या ये बात आप मानते हैं कि मुसलमान आपको वोट नहीं करता? मानते ही होंगे, तभी तो गिरिराज सिंह जी ने इतनी बड़ी बात कह दी। नहीं, देखिए, मैं तो एक बात रोहित जी कहना चाहूंगा कि पिछले 11 वर्षों में जब से मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने, यह तो विपक्ष भी मानता है और न माने तो उसको मानना ही पड़ेगा कि देश की राजनीतिक दशा और दिशा बहुत बदली। ठीक है। अब मैं ऐसा इसलिए दावे के साथ कहता हूं कि आप देखेंगे कि जब सबका साथ सबका विकास का मूल मंत्र सामने आया, जब देश ने तरक्की की राह पकड़ी, तो उस विकास ने यह नहीं देखा कि विकास की जो धारा बह रही है वह सामने मुसलमानों का गांव है, हिंदुओं का गांव है, अगड़ों का गांव है, पिछड़ों का गांव है। यानी कि वह जो विकास की धारा बही ना, वो सभी तरफ बही है। ठीक है। दूसरी बात मैं यह कहना चाहूंगा कि आप देखेंगे कि जो वोट का प्रतिशत है वह एनडीए के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी का भी लगातार बढ़ता रहा है, बड़ा है। देखिए, बिहार की राजनीति हो या देश की राजनीति, ये इंटैक्ट रहा है, जिसको कि कहते हैं कि आप एक जनरल कैलकुलेशन कर लेते हैं कि ये समाज इसको वोट करता है, ये समाज उसको कहता है, इस आधार पर जो विशेषज्ञ है वो एक प्रकार का कैलकुलेशन निकाल लेता है। लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी के वोट लगातार बढ़ते रहे हैं तो उसके पीछे कौन सा तत्व है जो यह वोट बढ़ रहा है? कहने वाले लोग SIR में वोट चोरी का मामला या और भी, या सारे एजेंसीज बिके हुआ आरोप कहीं लगा सकते हैं। लेकिन यह जो वोट बढ़ रहे हैं वो वही वोट है जो हमको कभी नहीं मिला करते थे। अच्छा। अब अगर मैं उस पर बिल्कुल, और ऐसे भी वो वोट है जो कहते हैं कि चुपचाप फूल छाप, जैसे कहते हैं ना कि चुपचाप, बिल्कुल साइलेंट वोटर की बात मैं कह रहा हूँ, जो कहते हैं चुपचाप फूल छाप। तो अब देखिए, आपने लोकसभा के चुनाव में भी कई ऐसे जो माइनॉरिटीज के बूथ रहे, वहां पर भारतीय जनता पार्टी को वोट मिले हैं, लेकिन विपक्ष कहता है कि वो ईवीएम का खेला था, तो ऐसे था वैसे था। नहीं, पर मनीष भाई आप बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। मनीष भाई मैं भी तो यही कह रहा हूँ, अगर आप लोगों की योजनाएं बिल्कुल उतर रही हैं ग्राउंड पर, आप लोग कह रहे हो कि हम तो कोई धर्म देख ही नहीं रहे, हमारे लिए तो 140 करोड़ भारतीयों का एक ही धर्म है, वो है इंडियन, भारतीय होना। लेकिन फिर वही लोग नहीं पूछेंगे कि 103 सीट पर आप प्रत्याशी उतार रहे हैं, बिहार में एक भी मुस्लिम चेहरा नहीं, जीरो। सही बात है, आपका बहुत 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 वाजिब सवाल है। उसके पीछे कारण क्या है, प्लीज बताइए। देखिए, उसके पीछे यही तुष्टीकरण की नीति जो है। देखिए, मैं आपको स्पष्ट रूप से बताता हूँ कि
हमारे पास एक तो पार्टी कैंडिडेट जो भी देती है, जहां भी देती है, कोई भी दल, भारतीय जनता पार्टी के और सारे दल जो होती है, वह अपने वर्करों के हिसाब से जो पार्टी में काम करते हैं, जो कार्यकर्ता होते हैं, उसी में से किसी न किसी को देते हैं। कुछ ही ऐसी सीटें होती है जहां पर बाहर से आए हुए कार्यकर्ताओं को, बाहर से आए हुए नेताओं को या विधायकों को हम टिकट देते हैं। आमतौर पर भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता बेस्ड पार्टी है और हम अपने कार्यकर्ताओं को ही वोट देते हैं। हम मानते हैं इस बात में कि हम कहीं न कहीं अभी तक उस वर्ग का या तो विश्वास नहीं जीत पाए या वह वर्ग उस रूप से हमसे जुड़ नहीं पाया ताकि हम उसको उम्मीदवार बना पाए। बिल्कुल सही। मनीष भाई, वापस आ रहा हूं आपके पास, वापस आप ही को मौका दे रहा हूं। पीके साहब कुछ कह रहे हैं, एक बार सुन लेते हैं जरा प्रशांत किशोर क्या कह रहे हैं। कि बीजेपी में अगर दम है तो खाली घोषणा करे कि अगले 5 वर्ष भी नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री रहेंगे, बिना चुनावे के हम लोग जीत जाएंगे। कोई नहीं चाहता है नीतीश कुमार को, इनको ठिकाने नहीं है कि कहाँ खड़े हैं, क्या बोल रहे हैं। इनको, इनका शारीरिक मानसिक तौर पर बीमार हो गए हैं। अब इनको रिटायरमेंट का जरूरत है। अगर अपने रिटायर नहीं हुए तो 15 दिन में जनता रिटायर करके घरे बैठा देगी। चलिए, चलो भैया। मनीष भाई समझे आप मैंने क्यों रोका? मैं समझ रहा था वो चैलेंज बीजेपी को ही देंगे। पीके ने बीजेपी को भी चैलेंज दे दिया, सुना आपने? मुझे थोड़ा सा 30-60 सेकंड बोलने दीजिएगा लगा। हाँ, देखिए, प्रशांत किशोर जो है, प्रभात भाई, वो ये बात अगर अभी ना बोले होते तो आप मुझे बीच पे रोक कर उनका बाइक सुनाते क्या? हाँ। देखिए, उनकी प्रायोरिटी ही यही है कि ऐसी बातों को बोलो जो सुर्खियां बने। अच्छा, वो क्या है? देखिए, मैं बताऊं, प्रशांत किशोर की मैं बड़ी इज्जत करता हूँ। इज्जत इसलिए करता हूँ कि एक जमाना था जब लोग अपराधी, राजनीति का अपराधी में प्रवेश हुआ था। मुझे थोड़ा सा, मैं बहुत जल्दी में बात निपटा दूंगा, मुझे तो करिए आप। हाँ बिल्कुल। मैं राजनीति में अपराधियों का प्रवेश हुआ था, राजनीतिक लोग अपराधियों का सहयोग लेते थे। बाद में अपराधियों को लगने लगा कि भाई जब हम सहयोग दे सकते हैं तो हम खुद नेता क्यों नहीं बन सकते, और वो नेता बनने लगे, बन भी गए, स्थितियां बनी। देखिए, प्रशांत किशोर के भी कुछ वही हालात हैं। यह रणनीतिकार पहले बने, लोगों को चुनाव लड़वाना शुरू किया, लड़वाते लड़वाते इनको एहसास हुआ कि अरे भाई हम तो मुख्यमंत्री बनाने भी लगे हैं। इनको यह गलतफहमी हुई, तो बाद में ये गलतफहमी जब और बढ़ा तो इनको लगा जब हम दूसरे को मुख्यमंत्री बना सकते हैं तो हम भी बन सकते हैं, मुख्यमंत्री बन सकते हैं। तो फिर उसी गलतफहमी के शिकार यह व्यक्ति है। बाकी बिहारी भाषा में, रोहित भाई आप तो शायद मुझे लगता है उत्तराखंड से हैं, लेकिन समझ जाता बिहारी भाषा में बिहारी भाषा में इसको टेटिया कहते हैं। टेटिया। अच्छा। टेटिया का मतलब हुआ कि वो जो बोले उसको सुनिए, लेकिन जैसे ही आप क्रॉस कर दीजिएगा कोई सवाल ना, तो आप ही के ऊपर भड़क जाएगा। अच्छा। तो प्रशांत किशोर की भी हवा 14-15 तारीख के बाद निकल जाएगी, चिंता मत कीजिए। वो देखिए, मैं कहता हूं कि हाथी लेट भी जाएगा ना तो गधे से उसकी ऊंचाई ज्यादा हो। अब प्रशांत किशोर जी राजनीति में, मैं उनको गधा नहीं कहता, माफ कीजिएगा, मेरी ऐसी भावना भी नहीं, मैंने तो सिर्फ उदाहरण दिया। देखिए, प्रशांत किशोर जी वगैरह अभी राजनीति में उनको जनता की बहुत सेवा करनी पड़ेगी। ठीक है। और अपने आप को, अगर आप भी सुनिए, अगर प्रशांत किशोर भी राजनीति ही करने सिर्फ आए तो फिर यह कह दीजिए कि भाजपा हो, जदयू हो, राजद हो या कांग्रेस हो, वैसी ही मैं भी एक व्यक्ति हूं जिसको सत्ता में हिस्सेदारी चाहिए। लेकिन अब अगर वह बिहार बदलने आए हैं, समाज बदलने आए हैं, राजनीति बदलने आए हैं, तो भैया क्या जात को देखकर वोट दे रहे हो? मेरिट को देखकर वोट करती, उम्मीदवार खड़े करो ना। ठीक है। क्यों बोलते हो कि 60% इसको देंगे, 40% इसको देंगे, फला इसको करेंगे? नहीं तो आप जातीय फैक्टर को बिहार में इग्नोर थोड़ी कर सकते हैं मनीष भाई, नहीं कर सकती, बीजेपी भी नहीं करेगी। आप भाई तो नहीं कर, मैं प्रशांत किशोर की बात कर रहा था। फिर आप कहो ना कि मुझे भी सत्ता की हिस्सेदारी चाहिए, मैं इसीलिए आया हूँ। ठीक है। फिर यह क्यों कहते हो कि मैं परिवर्तन करने आया हूँ? बढ़िया बात। जात पात से मतलब मनीष भाई, मैंने आपको 7 से 8 मिनट दे दिए नॉन स्टॉप। अब एक बार मैं प्रभात भाई के पास हुआ था। प्रभात भाई, कांग्रेस बार बार कहती है ना, मैं तुरंत आ रहा हूँ मनीष भाई, आप ही लोगों का शो है। प्रभात भाई, बार बार कांग्रेस कहती है ना कि मुसलमान डरा हुआ है, मुसलमान डरा हुआ है, मुसलमान डरा हुआ है। पहले मुझे आज क्लियर कीजिए, मुसलमान किससे डरा हुआ है? दूसरा मुझे बता दीजिए, अगर मुसलमान डरा ही हुआ है तो वो कांग्रेस को क्यों नहीं मान रहा कि कांग्रेस मुझे बचा रही है? कांग्रेस को क्यों वो अपना वीक प्रोटेक्टर मान रहा है? ये ट्रेंड बता रहे हैं। मैं तो यही चाहता हूं ये सारी चीजें जनता के बीच चली जाए, पानी का पानी, दूध का दूध, सब हो जाए सामने। नहीं, पहले तो मैं जवाब देता भाजपा प्रवक्ता के प्रश्नों का, लेकिन चूंकि आपने प्रश्न ऐसे किए हैं जो प्रश्न ही बेमानी है। कब कांग्रेस ने कांग्रेस के किस नेता ने कहा है कि मुसलमान डरे हुए हैं? प्रभात भाई, मैं ऑफिशियली पूछ रहा हूँ। प्रभात भाई, एक बार आप अपना ही ट्विटर हैंडल खोल के देख लीजिएगा। किस नेता ने कहा है कि मुसलमान डरे हुए हैं? हाँ,
और हिंदुस्तान की धरती पर किसी की औकात नहीं है कि किसी को डरा के रख ले। चलो ये मुद्दा आपने खत्म कर दिया, ठीक है, क्योंकि ये अधिकार रोहित भाई रुकिए, हाँ। ये अधिकार हिंदुस्तान के 140 करोड़ लोगों को हाँ। हिंदुस्तान के संविधान ने दिया है, हाँ। तो कोई किसी को दबा नहीं सकता, पहली बात। हाँ। अब आते हैं दूसरी बात पर, ये हाँ। विकास की धारा की बात कर रहे थे। हाँ। विकास की धारा इनकी ऐसी है कि 1 रुपए में 1000 एकड़ जमीन अपने मित्र अडानी को दे देते हैं, ये इनकी विकास की धारा है। और इसमें ये बिहार का विकास ढूंढ रहे हैं, पता नहीं कैसे ढूंढ रहे हैं। तीसरी बात कि अभी मैं मनीष भाई को सुन रहा था, मुझे बाद में ऐसा लगा कि कहीं ये पीके के प्रवक्ता तो नहीं बन के बैठ गए। अच्छा, उनको काम करना चाहिए, उनको ये करना चाहिए। अरे प्रभु, वो गधे हैं, हाथी आप हैं, वो आप दोनों का फैसला है, उसमें मुझे नहीं जा रहा। ए टीम बी टीम के बीच में मुझे नहीं जा रहा। लेकिन प्रशांत किशोर जी एक बात बोल के चल रहे हैं, आपको बताना पड़ेगा ये चीज कि एक आरोप लगाया गया आपके नेता सम्राट चौधरी पर कि वो 10वीं फेल है, 7 हत्याओं का अभियुक्त है। कोर्ट में गलत एफिडेविट डाल के, अगर सम्राट चौधरी की भाषा में बोलूं तो हाफी डिपिट डाल के, इतना भी उसको ज्ञान नहीं है। हाँ। ऐसे अनपढ़ जाहिल लोग बिहार के डिप्टी सीएम बन के बैठे हैं और कोर्ट को गलत एफिडेविट डाल करके उसने जुवेनाइल कोर्ट से अपनी वो बरी होकर निकला हुआ व्यक्ति है। तो नरसंहार का आरोपी अभियुक्त, सॉरी नरसंहार का अभियुक्त, 7वीं फेल, और वो व्यक्ति आकर के डिलीट कह रहा है खुद को। हाँ। वो डिलीट कह रहा है, डॉक्टरेट ऑफ लिटरेचर, दिनकर की धरती है वो, माफ कर देगी कि डॉक्टरेट ऑफ लिटरेचर बता रहे हो खुद को, 7वीं फेल हो। और अंतिम बात पे आ जाता हूं, क्योंकि इनको आपने पूरा टाइम दिया था। इन्होंने कहा भाजपा का वोट परसेंटेज बढ़ा, मैं सुन रहा था। आपने भी रोहित भाई हामी मिलाई, आपने कहा हाँ बढ़ा। लेकिन मैं आपके तरफ से एक सवाल कर रहा हूं, आज मैं रोहित भाई बन जाता हूं। भाजपा का वोट परसेंटेज बढ़ा, बेशक बढ़ा, लेकिन साथ में जदयू का वोट परसेंटेज कमा। इस बात को समझने की आवश्यकता है। भाजपा वो विषबेल है कि जिस हरे भरे पेड़ से लिपटती है उसका सत्यानाश कर देती है। चाहे वो पंजाब में अकाली दल हो, चाहे वो शिवसेना हो, चाहे वो पीडीपी हो, चाहे वो जहां भी गई जेजेपी हो, कई उदाहरण है। और तो छोड़िए रोहित भाई, उससे ऊपर की बात बताता हूं, ये कितना हास्यास्पद है। भाजपा अपने लोग का भी सत्यानाश करती है। शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा मध्य प्रदेश, नहीं बने मुख्यमंत्री, बेचारे मन महसूस के रह गए। अभी टेटिया बता रहे थे, अरे भाई साहब मनीष भाई, वो जो पर्चा निकल रहा था राजस्थान में, तो उस मंच का चेहरा हर कोई देख रहा था। उसको कौन सा शब्द बिहार में कहते हैं मैं नहीं बोलूंगा, आप बोल लेना। पर्चा निकल के मुख्यमंत्री बनाया जाता है। अभी आपको डर क्यों लग रहा है? बोला तो प्रशांत किशोर जी ने। मैं एक बार उन्हीं की तरफ से बोल देता हूं कि आप मुख्यमंत्री घोषणा क्यों नहीं करते नीतीश कुमार जी को? आपको डर किस बात का है? डर इस बात का है कि चाहे वो मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड हो, चाहे वो सृजन घोटाला हो, चाहे 70,000 करोड़ का कैग का घोटाला हो, चाहे पटना में चलती लगातार गोलियां हो, ये सारी चीजें ठीक है। ये सारी चीजें जनता के बीच जा रही है। प्रभात भाई आप लोग लेकर जा रहे हैं, मैं कहाँ मना कर रहा हूँ, लेकिन मैं कह रहा हूँ आप मुझसे पूछ रहे थे ना किसने कांग्रेस की ऑफिशियल वेबसाइट को खंगालिएगा एक बार प्रभात जी। मैं क्योंकि पढ़ लेता हूँ थोड़ा बहुत, आप जैसे समझदार लोगों के साथ बैठना पड़ता है, पढ़ना लिखना पड़ता है। उस लेख में ही लिखा हुआ है दे स्केयर द माइनॉरिटीज, और फिर उसमें जवाब भी आगे लिखा है नो कांग्रेस इज नॉट अफ्रेड ऑफ यू, यू आर अफ्रेड ऑफ कांग्रेस। मैं गलत नहीं कह रहा प्रभात भाई, रोहित भाई मैं पढ़ता हूँ। हंसी इस बात की है कि माइनॉरिटी का मतलब मुसलमान होता है क्या? मैं थोड़ा बहुत तो पढ़ा लिखा हूँ रोहित भाई, थोड़ा बहुत तो हूँ, ठीक है। ऐसे ही एक परसेप्शन तब चलाया गया, माफ कीजिएगा, नहीं तो मैं कह रहा हूँ आप इसको खत्म कर दीजिए। मैं करेक्ट होने के लिए तैयार हूँ। आप बोल दीजिए मुसलमान डरावा नहीं है, बीजेपी राज में नहीं डरावा। ये तो आप ही लोगों को तो सूट कर रहा था ये। सुन तो लीजिए रोहित भाई, प्रश्न क्या, थोड़ा जवाब देने दीजिए। एक परसेप्शन चलाया गया आदरणीय सरदार मनमोहन सिंह जी के बारे में कि उन्होंने कहा कि देश के संसाधन पर मुसलमान पहला अधिकार मुसलमान का, उसके आगे पीछे का नहीं सुना होगा, ठीक है। अल्पसंख्यक का मतलब रोहित भाई मुसलमान नहीं होता, ये आपको बखूबी पता है। अल्पसंख्यक मुस्लिम भी है, सिख भी है, जैन भी है, सिख भी है, पारसी भी है, क्रिश्चियन भी है, वहाबी भी है। आप एक मतलब माइनॉरिटी का मतलब आपने मुसलमान लगा लिया। तो भाई अपनी सुविधा से अगर आप शब्द बनाएंगे तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी आपको मुबारक हो रोहित भाई। नहीं मगर प्रभात भाई मैं तो कह रहा हूँ आप कह दीजिए ना, नहीं है प्रभात भाई, मैं तो कह रहा हूँ मनीष भाई भी इंतजार कर रहा होगा। प्रभात भाई कहते मुसलमान डरावा नहीं है, बात खत्म। माइनॉरिटी का मतलब
चलिए इससे आगे आ जाते हैं। मैं खुद को करेक्ट कर रहा हूं, मैं इससे खुद को करेक्ट कर रहा हूं। मैं कह रहा हूं मुस्लिम नहीं है ना डरा हुआ, मैं मानता हूं मुस्लिम डरा हुआ है ही नहीं मेरे देश का। आप भी कह दीजिए नहीं डरा हुआ, क्यों डरेगा किसी से? मैं तो कह रहा हूं कि डर वहां है जहां पर सीधी के अंदर रोहित भाई, सीधी के अंदर भाजपा के एक नेता ने उस आदिवासी के ऊपर पेशाब किया। डर वहां है, डर वहां है जो भाजपा का नेता विजय शाह कर्नल सोफिया कुरैशी को आतंकी की बैंड खाता है। डर वहां है जहां दलित की हत्या कर करके और रात में केरोसिन डाल के जला दिया गया हाथरस के अंदर। डर वहां है जहां बीएचयू के अंदर सरेआम भाजपा का गुंडा, भाजपा का नेता जो मध्य प्रदेश में चुनाव प्रचार करता हुआ दिखा और उसने हमारी बहन के साथ अत्याचार करने का कुत्सित प्रयास किया। डर वहां है जहां कुलदीप सिंह सेंगर बैठा है। डर वहां है जहां चिन्मयानंद बैठा है। डर वहां है जहां वो रोहंदा बैठा है जिसका हाथ पकड़ करके प्रधानमंत्री मजबूत बना रहे थे। 3000 से ज्यादा वीडियो अवेलेबल है। डर वहां है देश में। डर है उस बात का जब युवा जाते हैं अपने अधिकार के लिए उन पर लाठियां बरसाई जाती है। दिल्ली की सरहद को देश के अन्नदाताओं के लिए बंद करने का कुछ प्रयास किया जाता है। वो डर है देश में। जंतर मंतर पर बेटियां घसीटी जाती है तो देश के लिए मेडल लाती थी। डर वो है देश में। डर सबसे बड़ा क्या है कि देश का प्रधानमंत्री देश के अखंडता और अस्मिता पर एक शब्द बोलने को राजी नहीं है। जब इसी प्रधानमंत्री का कथाकथित मित्र अमेरिका में बैठ करके 50 से ज्यादा बार बोल चुका है कि हमने सीज फायर करवाया ट्रेड का टेरर दिखा करके। डर वहां है जहां चाइना के बारे में लालच दिखाने वाले व्यक्ति गलबहिया झूला झूल रहे हैं। डर वहां है रोहित भाई। डर की बात कीजिएगा तो डर इस देश के किसी व्यक्ति विशेष का नहीं है, डर देश का है। और डर इस ऐसे सत्ताधारी जो सत्ता के लिए प्रपंच रच करके अपने व्यापारी मित्रों का उत्थान करने के लिए, आज बताइए ना बिहार के लोगों को डर नहीं लगेगा? 1000 एकड़ से ज्यादा की जमीन मित्र को दे दिया दान में, अनुदान में, और वहां के लोग पलायन करने को। वो जो जिन मित्र का आप नाम ले रहे हैं वो आपके कांग्रेस रूल स्टेट में नहीं है, वहां पे उनको बैन किया हुआ है। किसको? जो आप मित्र कह रहे हैं व्यवसायी जिनका आप नाम ले रहे हैं, कांग्रेस रूल स्टेट में उनको काम नहीं मिल रहा, वहां पे बैन किया हुआ है। गहलोत साहब के साथ भी तस्वीरें उनकी। प्रश्न किया रोहित भाई। ना बहुत बेहतरीन। तो बता दो 1 रुपए में हमारे किस कांग्रेस शासित प्रदेश में, या कांग्रेस छोड़ो विपक्ष शासित किस प्रदेश में 1 रुपए में 1000 एकड़ जमीन दी गई? आपसे मैं पूछता हूं। और उस मुद्रा पोर्ट के बारे में भी पूछूंगा फिर कि उस मुद्रा पोर्ट का क्या हुआ जिस पर लगातार ड्रग्स पकड़ा जाता रहा और देश के प्रधानमंत्री के कानों पर जू नहीं। अभी बंगाल में भी बहुत सारी साइट्स हैं उनके पास। बंगाल में भी बहुत सारी साइट्स हैं उनके पास। प्रभात भाई बंगाल में भी है, यानी बंगाल में हो रहा है सब ठीक हो रहा है, बिहार में हो रहा है सब गलत हो रहा है, ऐसा तो नहीं चल सकता ना। अरे पर तू पूछ तो रहे हैं विपक्ष का एक ऐसा विपक्ष शासित बता दीजिए प्रदेश जहां अडानी जी को 1 रुपए में 10,000 एकड़ से ज्यादा की जमीन दी जाती है। एक प्रदेश बताइए रोहित भाई, मैं बैठा हूं, चैलेंज है मेरा, एक शब्द नहीं बोलूंगा। अच्छा वो जमीन क्यों दी है प्रभात भाई? जमीन क्यों दी है? आज तो मजा आ रहा है आपसे बात करने में। मनीष भाई भी तैयार होंगे, अभिरंजन सर आपके पास भी आ रहा हूं। वो जमीन दी क्यों है प्रभात भाई? जमीन क्यों दी? जमीन दी क्यों है? गिफ्ट कर दी क्या? क्यों दी जमीन? अरे ये मैं बताता हूं इनका खेल, मैं बताता हूं इनका खेल। एक जगह नहीं है। आप जो मुद्रा पोर्ट है ना, नहीं जमीन, आपके जैसे पत्रकार प्रश्न करते थे हमसे। प्रभात भाई मैं कह रहा हूं मेरे को छोड़ दीजिए, मैंने तो आपको दे दिया पूरा मंच। आज आप रोहित ही बन गए हो। भेल बेच दिया, सेल बेच दिया, एक संपदा। ये आपने डराया था ना, भेल बेच दिया, ये बेच दिया, रेल बेच दिया, LIC बेच दिया। LIC ने कितना प्रॉफिट दर्ज किया है ये भी तो बताइए फिर प्रभात भाई जी। आपने हर बार ये बोला भेल बेच दिया, सेल बेच दिया, LIC बेच दिया, LIC अब डूबने वाली है। LIC का कितना प्रॉफिट हुआ है? आया होगा आंकड़ा आपके पास? आप भारतीय रेल में चढ़ते हैं रोहित भाई? भारतीय रेल में चढ़ना है, क्यों नहीं चढ़ना? चढ़ते हैं सर, चढ़ते हैं, क्यों नहीं चढ़ते? एक काम कीजिए, मैं आपको आमंत्रित करता हूं नई दिल्ली रेलवे स्टेशन। हाँ, आप आइए और मैं दिखाऊंगा रेल पर क्या लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? वो रेल अडानी रेल बन चुकी है। रोहित भाई आइए ना, दिल्ली बैठे हैं, आप भी नोएडा हैं, दोनों भाई चलते हैं नई दिल्ली स्टेशन पे। और आपको एक वहां जाकर के एक पीड़ा और झेलनी पड़ेगी। अच्छा मैं पूछूं, आप दिल्ली में ही रहते हैं प्रभात भाई, आपको दिल्ली का बहुत ज्ञान है। दिल्ली में पहले हमें बिजली देती थी डूसू, डूसू पहले हमें दिल्ली में बिजली देती थी, याद है आपको वो वक्त? रात में लाइट चले जाए फोन करते रह जाएगा, दोबारा कोई फोन उठाएगा नहीं। मतलब प्राइवेटाइजेशन को इतना बुरा, मैं कह रहा हूं इतना बुरा क्यों? जिस एयरपोर्ट पर
सुन तो लीजिए। हाँ। एयरपोर्ट पर हाँ। 50, बस जवाब दे रहा हूँ, लास्ट ठीक है। 50 रुपए का सामान हाँ। 250 में बिक रहा हो, हाँ। जिस रेलवे स्टेशन का 5 रुपए का प्लेटफॉर्म टिकट अडानी स्टेशन बनते ही 50 रुपए का हो जाता है, ठीक है। तब पीड़ा होती है, तब लगता है बेच दिया। मैं समझ ये रहा हूं। कौन सा खेल चल रहा है हाँ। इन दोनों के बीच में, मित्र और महामानव के बीच में, हाँ। तब पूछना पड़ता है। ठीक है। बिहार में आप जाने चीजें बहुत इंटरेस्टिंग हो रही है, हर एक चीज पर खुलकर बात हो रही है। मेरे शो पे भी आपने देख लिया होगा, इसमें हर एक चीज का नाम आ गया। बिना देरी किए अभिरंजन सर, देन मनीष भाई। अभिरंजन सर प्लीज, मैं आपसे जानना चाहूंगा, एक तो सबसे पहले जैसा प्रभात भाई बता ही चुके हैं कि कोई डरा नहीं है, बढ़िया है, ये तो अब बीजेपी को सूट करेगा जो बातें उन्होंने कही है, कोई डरा नहीं है, कोई धमका नहीं रहा, कोई डरा नहीं रहा, हिंदू राष्ट्र फलाना ढिमकाना, सारी चीजें एकदम। इस बार ये तो है कम से कम बिहार चुनावों में इन चीजों का जिक्र नहीं हो रहा, बेहतर है ये, अच्छा है ये। देखिए, देश में कोई भी किसी से डरा हुआ नहीं है, ये बात सच है, लेकिन डराने की कोशिश की जाती है। डरा हुआ होने का नैरेटिव तैयार किया जाता है। भारत के उपराष्ट्रपति थे हामिद अंसारी, आप लोग जानते हैं। हाँ। उन्होंने कुर्सी से उतरते ही कहा कि इस देश में मुसलमान डरे हुए हैं। ये मनगढ़ंत बातें नहीं है, लोग बोलते हैं। अब कोई मानना ना चाहे तो उसमें हम आप क्या कर सकते हैं, लेकिन इस तरह के बयान पब्लिक डोमेन में है। बिल्कुल। तो खैर जो भी है, लेकिन ये बात मैं पूरी मजबूती से कहूंगा कि भारत की अब तक की किसी भी सरकार ने, मेरा जो आकलन है, मुसलमानों के लिए जितना किया है उसमें सबसे ज्यादा नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया, और बिहार में नीतीश कुमार की सरकार ने किया। ठीक है। आंकड़े इस बात की गवाही देते हैं। आप देखिए कि प्रधानमंत्री आवास योजना में 35 से 40% लाभार्थी मुसलमान हैं। उज्ज्वला योजना जो है, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना जो गैस सिलेंडर वाली योजना है, उसमें लगभग 30% जो है लाभार्थी मुसलमान बताए जाते हैं। हाँ। आप जनधन योजना में जाकर देखिए किनके खाते आबादी से भी ज्यादा खुले हैं, अनुपात से ज्यादा खुले हैं। हाँ। आयुष्मान भारत में सबसे ज्यादा किनको लाभ मिल रहा है, जाके आप देखिए। हाँ। मुस्लिम छात्रों को जितनी छात्रवृत्ति मिल रही है अभी, उतनी छात्रवृत्ति हिंदू छात्रों को भी नहीं मिल रही है। ये सारे पब्लिक डोमेन में ये आंकड़े अवेलेबल हैं। मैं एग्जैक्ट आंकड़े बताऊंगा तो शायद आपको जो है यकीन नहीं होगा। नहीं, मैं तो आपकी बात पे यकीन कर रहा हूँ, इसलिए तो प्रभात भाई ने भी कहा भी कोई नहीं डरा हुआ। बिहार में भी नीतीश कुमार की सरकार ने देखिए क्या क्या किया है। मैं इन लोगों का प्रवक्ता नहीं हूँ, मैं जिस बात को कहना चाहता हूँ उस बात तक पहुंचने के लिए बातें बहुत बढ़िया सर, मैं किसी का प्रवक्ता नहीं हूँ, मैं निष्पक्ष हूँ। लेकिन आपको मैं बताऊं कि बिहार में भी नीतीश कुमार की सरकार ने कितने सारे काम किए मुसलमानों के लिए। जो पहली बार जो कब्रिस्तानों की घेराबंदी कराने का काम नीतीश कुमार की सरकार ने किया है बिहार, जिसके कारण जो है हिंदू मुस्लिम के जो झगड़े होते थे वो झगड़े देखिए काफी कम हो गए। उसके बाद आप देखिए कि जो छात्रवृत्ति की मैं बात कर रहा था, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग का बजट पहले 3-4-5 करोड़ रुपए होता था, उसको 1000 करोड़ से ज्यादा इन लोगों ने कर दिया। तो आप ये देखिए, मुस्लिम महिलाओं की परित्यक्ता को, बिहार में जो परित्यक्त मुस्लिम महिलाएं, उसको बिहार सरकार 25,000 रुपए का अनुदान सहायता देती है। तो इस तरह की कई सारी योजनाएं जो हैं इन लोगों ने देखिए चलाई हुई है, एनडीए की बिहार सरकार ने भी और केंद्र की भाजपा सरकार ने भी। फिर मुसलमान इनको वोट क्यों नहीं देते हैं? क्यों? इसलिए वोट नहीं देते हैं क्योंकि काम तो आप कर रहे हो। क्योंकि सरकार को संविधान के हिसाब से चलना होता है। सरकारें निरंतरता में काम करती हैं। पिछली सरकार ने, यूपीए की सरकार ने जो काम किया, घोषित रूप से आप कुछ भी बोले, अघोषित रूप से आपको उन कामों को भी आगे बढ़ाना है। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट में जो सिफारिशें की गई कि मुस्लिम वोट क्यों नहीं देते, इस फैक्टर पर जानना चाह रहा हूं मैं। काम तो कर रहे हैं, वोट नहीं दे रहे। सबलीकरण भी करना है, लेकिन यहाँ पर बयानों का खेल होता है। अब मध्य प्रदेश में किसी मंत्री ने कह दिया था सोफिया कुरैशी के लिए, जिसका जिक्र अभी कांग्रेस के प्रवक्ता ने किया, प्रभात भाई कर रहे थे, आतंकवादी की बहन। बिहार में कह दिया कि नहीं। अभिरंजन जी, मतलब वो नैरेटिव ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है क्या? एक तो वो है जो काम आपने गिनवा दिया अभिरंजन जी, एक वो जो आपने काम गिना दिया कि काम हुआ है, लेकिन फिर कुछ तस्वीरें वायरल होती है, जैसे जब तक बीजेपी के साथ नहीं थे नीतीश कुमार बीच में तो वो इफ्तारी पार्टी दे रहे थे, और अब बीजेपी के साथ आ गए तो अभी टोपी और शॉल लेने से भी इनकार कर दिया। ये तस्वीरें ज्यादा माइंडसेट को प्रभावित कर देती हैं क्या? नहीं, देखो इसके भी कारण है। इसके भी कारण है कि अब नीतीश कुमार को भी ये समझ में आया है कि जब हम भाजपा के साथ होते हैं तो मुस्लिम समुदाय हमें कम वोट देता है या वोट नहीं देता है।
और जब हम भाजपा के विरुद्ध रहते हैं, जैसे महागठबंधन में चले जाएंगे, छप्पर फाड़ के तो वोट मुस्लिम आते हैं। समुदाय उनको वोट देगा। होता ये है, तो इस कारण से उनको भी समझ में आ गया। इसीलिए आप देख रहे हैं कि इस चुनाव में घुसपैठिया भी मुद्दा है, मुस्लिम उम्मीदवार भी कम उतारे गए एनडीए की तरफ से, खुद नीतीश कुमार की पार्टी की तरफ से, क्योंकि इन लोगों ने भी मान लिया कि अगर हम भाजपा के साथ हैं तो हमें जो हिंदुओं की लामबंदी होती है उसका फायदा हमें मिलेगा, लेकिन मुस्लिम समुदाय के वोट हमें कम मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। ऐसा माना जाता है कि कुछ पसमानदा मुसलमान देते हैं मोदी जी को, पसमानदा मुसलमान देते हैं, कुछ कहते हैं बोरा मुसलमान भी देते हैं, लेकिन कुछ कहते हैं बोरा मुसलमान भी देते हैं बीजेपी को वोट, कम देते हैं। हाँ ठीक है, आपका इंपॉर्टेंट आगे, लेकिन मैं वही जानना चाहूंगा आपसे, तो मुझे लंबी बात करनी पड़ेगी रंजन जी की, वोट क्यों नहीं देते जब काम भी कर रहे हैं। मनीष भाई बताइए, आप बहुत देर से इंतजार कर रहे थे, लेकिन क्या है प्रभात जी आज सारी चीजों को ले आए, तो मैं चाहूंगा आप संक्षेप में उनका जवाब दे दीजिए हर एक चीज का, आपने तो नोट डाउन कर लिए होंगे। मनीष भाई। नहीं देखिए, मैं तो एक बात बताऊं रोहित भाई, हाँ, लोकतंत्र में जवाब तो जनता देती, ठीक है, और जनता ने जो दिया है जवाब, उसके बाद मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है। लेकिन जब हम विमर्श के लिए बैठे हैं तो मैं अपने प्रभात भाई से पूछना चाहूंगा, हालांकि मैंने बड़ा धैर्य से उनको सुना, अच्छी तरह से जब बोल रहे थे तो मेरे कान में खुजली आ रही थी, मैंने ईयरफोन निकाल कर मैंने देख लिया था। हाँ, तो वो इसीलिए कि अच्छे प्रवक्ता है, बहुत धारा प्रवाह बोलते हैं, लेकिन क्या करें, दिक्कत यह है कि जहां से मैन्युफैक्चरिंग होती है ना कांग्रेस की, समस्या वही है, जितना माल प्रोडक्शन होता है सब में कुछ ना कुछ जो है सो वो डिफॉल्ट आ जाता है। हाँ। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि देखिए 17 में एक कंपनी बनती है जिसका नाम है हिंडनबर्ग, याद होगा आप सारे लोग, सबको याद है, और 25 आते आते वो बंद हो जाता है। बिहार में नहीं पूरे विश्व में एक ऐसी कंपनी जो भारत की प्रतिष्ठा बढ़ा रही थी, जिसका बार बार नाम लेकर उस कंपनी को बदनाम करने की कोशिश की गई, वह देश की कंपनी थी, उसका मालिक देश का था, लेकिन हिंडनबर्ग कब आई? 17 में, 14 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने, उसके बाद वह कंपनी बनाई गई। ठीक है, ठीक है। और उसने एक रिपोर्ट दिया, और रिपोर्ट ने क्या किया, देश में उसको यहाँ के विपक्ष के नेता ने पेश किया और अडानी को बदनाम कर, उस ग्रुप को बदनाम करने की कोशिश। उसका परिणाम क्या हुआ? उस कंपनी के शेयर्स अचानक गिर गए, इतनी बुरी स्थिति हो गई कि अगर वह वाकई में फर्जी कंपनी होती तो बर्बाद हो गई होती। लेकिन आज वह कंपनी कहां खड़ा है, और हिंडनबर्ग जिसने आरोप लगाया था वो बंद हो गई। नहीं, ठीक है, आपकी बात आपने बोला कि संक्षेप में रखने के लिए, इसलिए जो खुजली मेरे कानों में हो रही थी ना प्रभात जी की बातों से, उसका मैंने बड़ा सारांश में एक उत्तर दिया है कि देखिए कांग्रेस की आज बदतर हालत की स्थिति सिर्फ इसीलिए है कि कांग्रेस आज जो कहती है उसको कोट करता है पाकिस्तान, ठीक है, अपने डोजियर में लगा के उसको सबूत के तौर पर देता है कि देखिए भारत में यह हो रहा है, और वहां के नेता राहुल गांधी कह रहे हैं। यह कांग्रेस की आज की तारीख की विश्वसनीयता है। मैंने कहा, इन्होंने कहा कि जेडीयू के वोट घटे। भाई देखिए, बुरा जो देखन में चला बुरा न दिखा कोई। अब कांग्रेस को, भाई प्रभात जी को उनके अपने वोट घट रहे हैं और भाजपा में शिफ्ट हो रहे हैं, वो इनको नहीं देखते। हाँ। इनको दिख रहा वोट, तो बताओ ना कि आपके वोट प्रतिशत आप तो पहले सरकार में हुए थे, उसके बाद लालू प्रसाद ने आपको उतार दिया वहां, बाद में उसी के पिछलक्कू बन गए, और आज यह स्थिति है बिहार में कि 2% 3% वोटों के आपके लाले पड़ रहे हैं, और आप कहते हो कि भाजपा के वोट इसलिए बढ़ गए कि जेडीयू के वोट घट गए। आपके वोट नहीं भाजपा में मर्ज हुए क्या? भाई जनता में लोकतंत्र की जो खेती है, ठीक है, इसको कहते हैं जनता के दिलों में उतरने की कोशिश कीजिए। हाँ। बतौलाबाजी से थोड़ी हो जाती है बातें, उतर कर देकर आप जनता को नहीं समझा सकते। जिन जनता के, जिन मुसलमानों के घरों में अभी रंजन जी कह रहे थे तो उनकी बातों को यह काटने के लिए तैयार है। अरे भाई साहब, यह यथार्थ है कि आज अगर बिजली पहुंची है ना जिस गांव में, तो वहां पर अगर अन्य जातियों के मोहल्ले में पहुंची है तो मुस्लिम टोला में भी बिजली पहुंची है, दलित टोला में भी पहुंची है। सारे विकास की बातें, कोई भेदभाव नहीं हुआ है। 20 सेकंड और दे रहा हूं मनीष भाई, 20 सेकंड और। मूल सवाल आज का, जब आप इतना काम कर ही रहे हो तो फिर आपको क्यों लगता है कि मुसलमान आपको वोट नहीं दे रहा? बिल्कुल, मैं आ रहा हूं। 20 सेकंड नहीं, मुझे 30 सेकंड दे दीजिएगा। देखिए सबसे पहले तो मैं बता दूं कि 20 सेकंड नहीं, मैं 20 सेकंड में ही समाप्त कर देता हूं।
भाई इनके राजेश राम क्यों कहे हाँ। कि दलित झुकेगा नहीं? सवाल तो यहाँ यह बनता है, इसका जवाब यह नहीं दे पाएंगे कि दलित झुकेगा नहीं। आज दलित क्यों झुक रहा है और किससे झुक रहा है? दूसरी बात है, मुसलमानों के साथ जो प्रोपगंडा किया जा रहा है, हमारे जो वोट बन रहे हैं और मुस्लिम वोटों बूथों पर बन रहे हैं, उसका कारण यही है कि एक वर्ग जो समझता है कि उसके साथ विकास हुआ है, जो समझ रहा है कि उसके हालात बेहतर हुए, उसकी आर्थिक स्थिति बेहतर हुई है, वो हमें वोट कर रहा है और धीरे धीरे ये बढ़ता जाएगा। यह सच्चाई है। इसीलिए मोदी जी ने यह नारा दिया कि सबका साथ, सबका विकास और सबका प्रयास। यह नारा इसीलिए दिया और उस नारा पे हम कामयाब भी हो रहे हैं दिनों दिन। इसलिए हमारी सरकारें बन रही है और कांग्रेस की फजीयत हर बार हर चुनाव में हो रही है। आज कांग्रेस जिन राज्यों में भी अकेले लड़ी है, नहीं, पर आप अगर कोई आपको वोट नहीं देगा तो आप उसको गाली तो नहीं दे सकते ना प्रभात भाई। प्रभात भाई, अगर कोई आपको वोट ना दे तो उसको आप भरे मन से गाली तो नहीं दे सकते। जो गिरिराज सिंह जी ने किया वो तो गलत किया ना, ये तो बोल दीजिए प्लीज, जनता आपको देख रही है। गिरिराज सिंह ने किसको कहा नमक हराम कहा? गिरिराज सिंह ने, गिरिराज सिंह ने अगर नमक हराम, अब आप बताइए मुझे कि विधायक किसी व्यक्ति को मदद पहुंचाता है, उसके लिए खड़ा रहता है रात दिन, और जब उसकी मजदूरी लेने की समय आता है तो वह व्यक्ति किसी दूसरे को मजदूरी दे देता है। राजनीतिक तौर पर बताइए आप मुझे, तो इसको आप क्या कहेंगे? मतलब खुले मन से आप कह देंगे नमक हराम है, आखिर कोई दिक्कत नहीं, मतलब ठीक है। अभी भी बता रहा हूँ रोहित भाई मैं बड़ा खुली बात कहता हूँ, ठीक है, मुझे लेकिन सुन लीजिएगा। इसलिए मैंने भाई राजनीति क्यों करती है? राजनीति करने का क्या मकसद होता है? राजनीतिक शास्त्र में सत्ता की प्राप्ति, और सत्ता की प्राप्ति का माध्यम क्या है? सरकार चलाना, लोकतंत्र में विकास करना। लोकतंत्र में जनता जनार्दन है, ये भी तो सत्य है। आप जनार्दन को, राजा को थोड़ी गाली देंगे। क्विक कमेंट्स प्रभात भाई, क्विक कमेंट्स प्रभात भाई। मेरी बात नहीं आई, मुझे 10 सेकंड और दे दीजिए। मनीष भाई सुनिए तो, मनीष भाई सुनिए तो। मनीष भाई आपकी पूरी बात आ गई, पूरी बात आ गई आपकी। मेरी बात नहीं आई। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जब हम विकास में, काम में कोई पक्षपात नहीं करते हैं, कोई भेदभाव नहीं करते हैं, तो हमारा यह राजनीतिक हक बनता है कि हमें राजनीतिक मजदूरी मिलनी चाहिए ना। वो बात ठीक है आपकी, लेकिन जब मैं समाज के लिए कोई काम करने जा रहा हूँ तो मैं उसके बदले में कुछ मांग थोड़ी लूंगा। मतलब मिलना चाहिए वो अलग है, मांग नहीं सकता और गाली तो बिल्कुल नहीं दे सकता। प्रभात भाई प्लीज कंक्लूड। फेयर नहीं है प्रभात भाई, फेयर नहीं है। इन्होंने कहा सत्ता की राजनीति की बात, सत्ता के राजनीति की बात। मनीष भाई मैं आ गया, मैंने आपकी बात मान तो दिया, एंडोर्स कर तो दिया, बता तो दिया। नहीं रोहित भाई ऐसे नहीं। प्रभात भाई मैं कह रहा हूं मनीष भाई कान में सरसों का तेल डालना शुरू कर लीजिए अगर मेरे साथ बैठना है। अब खुजली और होगी, सुनिए। ठीक है। अभी आप बोल रहे थे कि देश के एक व्यापारी को ये लोग के पीछे पड़े हुए हैं, नाम ले रहा हूं रोहित भाई। जी बोलिए। विजय माल्या, मेहुल चौकसी, नीरव मोदी, निशांत मोदी, पुष्पेश सब आपके अरे प्रत्यर्पण की कार्रवाई चल रही है, मेहुल चौकसी भी आ रहा है। प्रभात भाई मेहुल चौकसी भी आ रहा है, डोंट वरी। इन मुद्दों पर हम बात करेंगे, लेकिन मेरा विषय आज कुछ और था। लेकिन ठीक है, आप ही लोगों का शो है आज, मुझे वक्त इतनी इजाजत दे रहा है। मनीष भाई धन्यवाद, आप आते हैं, थैंक यू सो मच। प्रभात भाई प्लीज काम डाउन। प्रभात भाई आप बहुत शानदार वक्त है, प्लीज काम डाउन। मैं चाहता नहीं आपकी तबीयत खराब हो, प्लीज। अभी तो हमें कल भी मिलना है। थैंक यू सो मच। अभिरंजन सर थैंक यू, आप जुड़े मेरे साथ, बहुत बहुत धन्यवाद। 5 की पड़ताल में आज इतना ही। कल फिर एक इशू के साथ आपके सामने हाजिर रहूंगा, तब तक ख्याल रखिएगा अपना। नमस्ते, गुड इवनिंग।